कैसे हो मेरे इलेक्ट्रॉन्स। आज है हमारा डे 10 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है LCR सर्किट इन सीरीज, जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को हम शुरू करें उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास बेसिकली कुछ टर्म्स है वो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। लाइक अपने पास अगर L है तो L हुआ हमारा इंडक्टर, C इज कैपेसिटर एंड R इज रेजिस्टेंस। तो इसमें हमें लीड लैग वाला फेज समझ लेना है कि अगर जो कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, हमारे पास जो वोल्टेज होता है वो लैग करता है, करंट क्या करता है, लीड करता है। सिमिलरली इंडक्टर के लिए क्या होगा, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, करंट क्या करेगा, लैग करेगा। सो ये बेसिक फंक्शन हुए, टर्म समझ सकता है। और इसका ग्राफ जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। अगर ये हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं इसका, तो ये हमारा क्या हुआ, वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज का ग्राफ हो गया। अब सिमिलरली हम अगर कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं तो कैपेसिटर के केस में क्या होगा, वोल्टेज लीड करता है, दैट मीन्स वो हाफ यहां से स्टार्ट करेगा, इस तरीके से वोल्टेज का हो गया, मतलब पीक वोल्टेज ये वीएम का होगा और ये करंट क्या होगा, आईएम। तो यहाँ पे वोल्टेज का जो एंगल बना आधा पोर्शन क्या है, इस साइड है। तो ये लैगिंग नहीं लीडिंग फेज बता रहा है। सिमिलरली इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कैपेसिटर का क्या होता है, लैग होता है, दैट मीन्स वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये केसेस हमें बेसिक टर्म होते हैं जो हमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे LCR सर्किट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अपने पास सीरीज में कनेक्ट क्या करना है, देखो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस और ये हो गया कॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इन सब को मैंने किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, AC वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये हुआ AC वोल्टेज। अब बेटा इसमें हमें देखना है, ये हमारा L, ये हुआ R, ये हुआ C, ये हुआ L, LCR होगा, ये होगा वोल्टेज, दैट इज V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा T। अब हमें पता है कि जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। करंट पूरे सर्किट में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज अगर चेंज होगा तो टोटल वोल्टेज क्या दिया है हमने, V दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ सो क्या लिख सकता हूँ, टोटल वोल्टेज, और पोटेंशियल भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V। अब इसी में V में हमारे पास जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है वो क्या हो गया, VR। कैपेसिटर पे है वो क्या हो जाएगा, VC। इंडक्टर पे है वो क्या हो जाएगा, VL। तो यही टर्म्स हमें क्या करने हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड करने हैं। सो V इक्वल्स टू हो जाएगा VL प्लस VC प्लस VR। सो VL क्या होता है हमारे पास, VL इज वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। सो इंडक्टर के टर्म में अगर मैं करूँ तो क्या हो जाएगा, L di/dt हो गया। सिमिलरली अगर V की बात करूं इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा अपने पास, V इक्वल्स टू IR हो गया। अब VC की बात करूं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V होता है, V इक्वल्स टू Q/C। इस तरीके से तीनों का वोल्टेज के प्रोपोर्शन में मैंने इसको सेट कर दिया। अब पूरा जो खेल है, पूरा जो कॉन्सेप्ट हो, यहाँ से टर्न आउट करेगा, जो हमें क्या करना है, समझना है। अब सपोज मैं इस केस में अज्यूम करके चलूंगा XC या XL दो टर्म है अपने पास, इन्हीं के बेस पे पूरा टर्म हमारा क्या होगा, मूव करेगा। क्योंकि जो XC है दैट इज आवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जो XL है दैट इज आवर इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम इस केस में सपोज मान के चलते हैं इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है, ये हुआ वोल्टेज लीड किया। अब ये हुआ हमारा एक स्ट्रेट लाइन जो हमारा फॉर्म बताएगा करंट का, क्योंकि जो करंट होता है, जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम फेज में होता है, दैट मीन्स VR लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा। सिमिलरली अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो उसमें क्या करता है, वो लैग करता है। सो ये VC हो गया। अब इसी के बेस पे अगर मैं टर्म आगे डिस्कस करूँ तो मुझे समझना है कि मेरा जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा कहीं इस पॉइंट पे मिलेगा। इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, VM। और ये वाला पोर्शन मेरा क्या होगा, दैट मीन्स अगर मैं VL में से VC माइनस करूँगा तो ये वाला पोर्शन मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ VL माइनस VC। इस पॉइंट पे अगर मुझे
मेरा जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये VL माइनस VC इस तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है। अगर पूरा समझना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन भी यूज कर सकते हैं। दोनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आगे टर्म्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो हमारे आगे के टर्म्स में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। सो जब यहाँ पे ये पोर्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है और ये वाला पोर्शन क्या हो गया, VR हो गया, और ये VL माइनस VC हो गया, तो ये भी VR ही होगा। मतलब दोनों ट्राइंगल लेकर के हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल मिला जो हमारे मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जब दोनों साथ में तो कुछ ना कुछ एंगल भी बनेगा, इस एंगल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस टर्म पे अगर मैं चाहूँ तो हम इस पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी लगा सकते हैं नेट फाइंड करने के लिए, और एल सम पाइथागोरस भी यूज कर सकते हैं, जिसमें cos 90 होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो v की वैल्यू के लिए अगर मैं आगे प्रोसीड करूँ तो हमारे पास टर्म्स देखो क्या, फाइनल टर्म्स अगर हम देखेंगे तो कैसे मिलेगा पूरा। अगर मैं इसको नाम दिया हूँ AOAB, ट्राइंगल क्या ले रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल OAB में तो अगर मैं पाइथागोरस लगा रहा हूं तो मेरे पास OA नहीं है, सो OA स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो मुझे OA नहीं पता है, AB कितना है अपने पास, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस OB क्या है, VR का होल स्क्वायर। सो हमें VL को भी अभी ओपन करना है। सो VL को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, सो VL के फॉर्म में अगर ये वाले टर्म्स में, अगर ये EMF के टर्म में इसको अगर मैं और सिंपल लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IXL, ये L के लिए हो जाएगा, VC क्या हो जाएगा अपने पास, IXC, और VR क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। तो ये टर्म्स मैं वहाँ पे रख सकता हूँ। तो मेरे पास, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, सो VML और VR हो गया। सो इन टर्म्स को अगर मैं पुट करूँगा तो L के लिए क्या हो जाएगा, IMXL माइनस IMXC का होल स्क्वायर प्लस IMR का होल स्क्वायर, ये टर्म मुझे मिल गया। अब इतना जो टर्म मिला है मुझे, मैं इसमें कुछ देख रहा हूँ, कुछ टर्म्स तो बाहर आ सकते हैं डायरेक्टली, और OA क्या है, पीक वैल्यू है ये टर्म्स के लिए। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, VM। अब अपने पास कॉमन क्या मिला है, ये VM स्क्वायर हो गया, IM कॉमन मिला, और बचे टर्म्स क्या, IM स्क्वायर कॉमन मिला। टर्म्स क्या बचे हैं, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये टर्म मेरे पास बचा हुआ है। ये टर्म अगर मेरे पास बचा हुआ है तो मैं इसी टर्म का यूज करके आगे के टर्म्स को क्या करूंगा, फॉलो करूंगा, ताकि मेरे टर्म्स मिल जाए। हमारे पास क्या हो गया, सो VM को अगर मैंने सब्जेक्ट बनाया, सो VM इक्वल्स टू IM स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये रूट में गया। सो VM की वैल्यू क्या, IM स्क्वायर बाहर आएगा तो, क्योंकि रूट है तो IM बन जाएगा। फाइनल टर्म क्या बनेगा हमारे पास, अब XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये टर्म हो गया। अब हमारे पास ये जो पूरा टर्म मिला, एक नया टर्म मिला, सब इसमें रेजिस्टेंस का ही काम कर रहे हैं। तो ये जो टर्म होगा, एक कोई रेजिस्टेंस होगा जो वैल्यू बताएगा मुझे इस टर्म की। सो ये जो हमें वैल्यू मिलेगी ये क्या हो जाएगी, फिर अपने पास पूरा अगर लिखेंगे तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये मिल गया हमें एक वैल्यू जिसको हम क्या बोलते हैं, Z इज योर इम्पीडेंस इक्विवेलेंस टू योर रेजिस्टेंस। हमारे पास जब ये टर्म मिला, इसको सॉर्ट आउट करना है, तब ये क्या हो जाएगा अपने पास, VM बाई IM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। और हमें पता है कि जब VM अगर यहाँ पे देखेंगे तो V इक्वल्स टू IR फॉलो हो रहा है, मतलब ये टर्म 100% कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z। तो इक्वेशन मेरा क्या शिफ्ट हो जाएगा, VM अपॉन VM इक्वल्स टू I क्या हुआ, Z, IM Z। और मुझे जब IM की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, IM इक्वल्स टू VM बाई Z।
ये हो गया हमारे पास IM की वैल्यू, मतलब इससे जो मैक्सिमम करंट होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं मैक्सिमम करंट की बात करूं, हमने केस क्या अज्यूम किया है, XL इज ग्रेटर देन XC, तो इस पूरे केस में सर्किट कैसा हो जाएगा, प्योरली इंडक्टिव। अब इसमें एक केस और देखना है कि यहां पे हमारे पास एंगल बना था, तो ये एंगल किनके बीच में बना हुआ है, वोल्टेजेस के बीच में बना, दैट मीन्स वो क्या बता रहा है, इन दोनों के बीच का फेज बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फेज एंगल। फेज एंगल, और मुझे फेज एंगल के लिए क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो भी हम आगे देखते हैं। अब इसी केस में अगर x इज ग्रेटर देन XL हुआ तो क्या हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव। अब इसी के साथ मैं अपने फेज एंगल की बात करता हूं, तो ये अपने पास एक ट्राइंगल था जिसको मैंने नाम क्या दिया था, OAB। यहां पे एंगल क्या बन रहा था, फाई। ये क्या था, मेरा इंपीडेंस था Z। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू इंपीडेंस ट्राइंगल, इंपीडेंस ट्राइंगल। ओके, अब ये वैल्यू क्या थी, VR थी, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं R लिख सकता हूं डायरेक्टली, और ये क्या हो जाएगा, XL माइनस XC, ये टर्म्स हो गए। अब मुझे फेज एंगल फाइंड करना है कि फेज एंगल के लिए क्या यूज करेंगे, tan। सो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई इक्वल्स टू पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, सो AB, बेस क्या है OB, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स। तो हमारे पास क्या हुआ, tan इनवर्स में AB की वैल्यू क्या है, पूरा टर्म देखो, AB की वैल्यू क्या है, XL माइनस XC, और OB की वैल्यू क्या है, R। ये हमें फाई की वैल्यू मिली, फाई इक्वल्स टू क्या हो गया, tan इनवर्स XL माइनस XC बाई R। ये मिल गया हमें हमारे फेज एंगल का इक्वेशन। tan इनवर्स दिख रहा है, इसका मतलब हमें नेचुरल टेंजेंट्स का यूज करना है, और उन नेचुरल टेंजेंट्स का यूज करके हमारे फेज एंगल का क्या करना है, आंसर लाके देना है। ओके, अब इसके साथ साथ हमें जो टर्म्स मिले, ठीक है, यहां पे अब अगर प्योरली इंडक्टिव हो रहा है तो फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्योरली कैपेसिटिव हो रहा है तो फाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये टर्म्स याद रखना है, कभी कभी जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें बताता भी है या हिंट भी दिया रहता है कि कोई क्वेश्चन है उसमें अगर हमें XL की वैल्यू मिल रही है तो क्या होगा, XC की वैल्यू मिले, उसके बेस पे बोलेगा कि सर्किट प्योरली कैपेसिटिव है कि प्योरली इंडक्टिव है। तो कैपेसिटिव के लिए क्या जरूरी है, XC का ज्यादा होना जरूरी है और XL कम होना जरूरी, लेकिन दूसरे के लिए इंडक्टिव केस में XL इज ग्रेटर देन XC। इस केस को याद रखें, हम न्यूमेरिकल्स को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। और XL XC बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इस पूरे के पूरे टर्म्स को समझने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले मिले, सबसे पहले Z मिला, Z क्या मिला बेटा अपने पास, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये Z की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हमारे पास क्या मिला, Vm इक्वल्स टू IM Z और Z इक्वल्स टू VM बाई Z, ये एक फॉर्मूला मिल गया। और हमें पता चला कि XL इज ग्रेटर देन XC का क्या होगा और XC इज ग्रेटर देन XL का क्या होगा। इस केस में फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इस केस में फाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस विल बी शोइंग आवर प्योरली इंडक्टिव सर्किट एंड दिस विल बी शोइंग आवर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब इतने टर्म्स तो हो गए, अब इन्हीं के बेस पे हमारा कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन भी किया जाए, जिसके लिए शायद आप कब से इंतजार कर रहे हो। और बेटा याद रखना है, ग्राफ पैटर्न हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब क्या लैग करता है, कब क्या लीड करता है। अगर वो नहीं याद है तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा, और कैसे सॉर्ट आउट करना वो भी हमें पता नहीं चलेगा। हमारे पास सारे टर्म्स आ गए, Z भी आ गया, Z दिस इज आवर इम्पीडेंस ट्राइंगल, दिस इज आवर फेज एंगल, XL इज आवर इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC इज आवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और तो रेजिस्टेंस तो हमारे पास है ही। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अपने पास एक, डिटरमाइन द इम्पीडेंस, मतलब Z की बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे,
of a series LCR if the reactance and inductance are 250 ohm and 220 ohm। अगर XL XC नहीं भी लिखा है तो यूनिट से जाना है कि दोनों क्या है, रेजिस्टेंस है, तो दोनों की यूनिट अगर ओम है तो समझ जाना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। सो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले क्या बोला है, इंडक्ट सर्किट ऑफ रिएक्टेंस ऑफ सी। रिएक्टेंस ऑफ सी मतलब XC की वैल्यू बोला, XC कितना है 250 ओम है और XL कितना है 220 ओम है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली एंड R इज 40 ओम। R कितना है अपने पास 40 ओम। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, दैट वी नीड टू फाइंड इट Z। सो Z के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हमारे पास गिवन डेटा क्या है, 40 का स्क्वायर प्लस XL कितना है अपने पास, XL है 220, XC कितना है अपने पास 250 का होल स्क्वायर हुआ। अब 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 प्लस 220 माइनस ये 30 हुआ, 30 का होल स्क्वायर जो कि माइनस होगा। अब अपने पास कितना हुआ 1600 प्लस 900, दैट मीन्स ये हो गया 2500। इसको सॉर्ट आउट किया कितना मिला 50 ओम। सो Z की वैल्यू क्या मिल गई 50 ओम। और यहाँ पे हमने एक चीज देखना है कि यहाँ पे XL क्या है 220 है, XC क्या है 250, मतलब जस्ट अभी कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि XC क्या है यहाँ पे बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स XC इज ग्रेटर देन XL। तो कैसी पूरा सर्किट कैसा हो गया, प्योरली कैपेसिटिव। ये हो गया अपना जस्ट कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, उसका यूज करके सर्किट में भी लिख दिया, जो कि पूछा नहीं लेकिन फॉर द नॉलेज ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट, इसके लिए हमने इसको क्या किया प्रूव आउट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, 0.3 हेनरी इंडक्टर, दैट मीन्स L कितना दिया है 0.3 हेनरी, C है हमारे पास कैपेसिटर 60 म्यू फराड, R कितना दिया है 50 ओम, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वोल्ट, वोल्ट कितना है अपने पास 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमारे पास 60 हर्ट्ज। सो गिवन डेटा हमने लिख लिया बेटा सब। अब इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट करना। पहला क्वेश्चन क्या है देखना है हमें, पहला क्वेश्चन कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, दैट मीन्स इम्पीडेंस के लिए हमारे पास क्या नहीं है, XL नहीं है, XC भी नहीं है, मतलब दोनों डेटा क्या है मिसिंग है। फाइंड कौन करेगा, हिमांशु सर करेंगे ना, आपको तो करना नहीं, तो अपने क्या करेंगे फाइंड करेंगे। सो XL इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई FL, सो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 भी लेते हैं, 3.14 ही ले लेते हैं, 2 इंटू 3.14, F कितना है 60 हर्ट्ज, 60 L कितना है अपने पास 0.3। सो XL की वैल्यू क्या होगी, फटाफट मैं 2 मिनट में कर देता हूँ, आप एक बार वेरीफाई कर लेना। 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 0.3, तो XL की वैल्यू आई है 113.04 ओम। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई है, XL की वैल्यू मिल गई। अब सिमिलरली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, XC की। सो XC इज व्हाट 1/2 पाई FC, 2 पाई FC डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, सो 1/2 एज इट इज, 3.14 इंटू F इज 60, C कितना है हमारे पास 60 म्यू फराड, दैट मीन्स 60 इधर आया और ये 10 टू द पावर क्या हो गया 6 माइनस था ऊपर आके प्लस हो गया, दैट मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 60 22,608, ये हुआ हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 टू द पावर 6 अपॉन 22,608। अब इसको डिवाइड करना है 22,608। सो हमारा जो XC की वैल्यू आई है वो है 44.23 ओम। तो यहाँ पे हमें XC भी मिल गया और XL भी मिल गया, मतलब दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, मैं ताकि वीडियो का ड्यूरेशन ना ज़्यादा हो इस वजह से कैलकुलेशन फटाफट कर दे रहा हूँ। अब पहला क्वेश्चन क्या है, इम्पीडेंस
कैलकुलेट करना है। सो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। सो आर कितना था अपने पास 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 प्लस एक्सएल कितना है अपने पास 113.04 माइनस 44.23 का होल स्क्वायर। सो 2500 प्लस माइनस करके फटाफट ये भी कंप्लीट करते हैं 113.04 माइनस 44.23 68.81 का होल स्क्वायर। ये हो गया अपने पास 2500 प्लस 4734.81 होल स्क्वायर में है प्लस 2500 फाइनल हुआ अपने पास। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 85। सो Z की वैल्यू मिल गई 85.05 ओम। सो Z भी हमें क्या हो गया, मिल गया। पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू दैट पहला क्वेश्चन इजीली कंप्लीट है। दैट मीन्स ये कितना आया, Z इंपीडेंस मिल गया, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट प्रेडिक्ट द वेदर द सर्किट इज कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि XC की वैल्यू क्या है और XL की वैल्यू क्या है। मतलब XC की वैल्यू ज्यादा है किससे, XL की वैल्यू ज्यादा है किससे, XC से। दैट मीन्स यहाँ पे केस हमारा अगर हुआ तो हम लिख सकते हैं XL इज ग्रेटर देन XC। मतलब सर्किट कैसी हो गई, सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू 113.04 आ रहा है और इसकी वैल्यू आ रही है 44.23 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आगे बोला डिटरमाइन द फेज इंपीडेंस हो गया, करंट फाइंड करना है। सो करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको रफ कर देता हूं। सो करंट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। सो हमें I इक्वल्स टू क्या होगा, V बाई Z। अब हमारे पास जो टर्म्स है V कितना है सर्किट में दिया हुआ 120। सो 120 अपॉन Z कितना है 85.05। सो 120 डिवाइड बाई 85.05 इज इक्वल्स टू I की वैल्यू आ गई 1.41 एम्पियर। तो 3 क्वेश्चन हो गया। पहला यहाँ पे हुआ है Z के लिए, दूसरा हमारे पास क्या था, ये कंडीशन था, तीसरा हमारे पास ये था। डिटरमाइन द फेज एंगल बाय विच द करंट वोल्टेज लीड्स वोल्टेज और करंट। मतलब फेज एंगल के लिए बताना है। सो फेज एंगल के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होगा वो हमें देखना है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। फेज एंगल के लिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि टेंजेंट्स, नेचुरल टेंजेंट्स यूज करना पड़ेगा। सो फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। सो tan इनवर्स एज इट इज, XL कितना है 113.04 माइनस 44.23 डिवाइडेड बाई R कितना है अपने पास, R था हमारे पास सर्किट में 50 शायद था ना, 50। ये हुआ, वैल्यू होगी 113.04 माइनस 44.23 डिवाइड बाई 50। ये वैल्यू आई है अपने पास tan इनवर्स 1.3762। नेचुरल टेंजेंट्स में देखेंगे इसकी वैल्यू लगभग 50 टू 60 के बीच में आएगा। दैट मीन्स अगर बोल सकते हैं तो 50 टू 60 डिग्री के बीच में, क्योंकि विदाउट नेचुरल टेंजेंट्स हम इसकी वैल्यू बता नहीं सकते। आई होप आपको इस वीडियो में इस पूरा LCR का कॉन्सेप्ट क्लियर आउट हुआ और ये न्यूमेरिकल्स भी आपको क्लियर आउट हुए हो। और आज की वीडियो में इतना है, और बाकी के हम कुछ नया भी लाने वाले हैं, और जो अपना मॉडर्न फिजिक्स है उसके भी 2-3 चैप्टर आपको पूरा फुल लेंथ वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।